डियर स्टूडेंट्स, एसटीसी फर्स्ट ईयर के प्रिय जो मेरे विद्यार्थी हैं उन सबको अग्रिम परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हुआ आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5वां पेपर, जिसका नाम है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। उसकी यूनिट का नाम है, जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं इस वीडियो में, यूनिट 3। इसका नाम है यूनिट 3 का मौखिक अभिव्यक्ति। ये 10 अंक की है। इसके पहले वाले पार्ट में अपन 3 पार्ट हो चुके हैं, ये चौथा पार्ट है, पार्ट 4, जिसमें अपन दूसरी यूनिट्स पढ़ चुके हैं। अब तीसरी यूनिट का अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को शेयर करिए। मैं आज काफ़ी लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े हैं और मेरा हृदय गदगद हो गया कि आप लोगों का मुझे स्नेह मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं आपको बीएसटीसी के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको अंत तक छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं आपके सारे पेपर के साथ हूँ, क्योंकि आपका ऐसा मेरे को अटूट स्नेह मिला है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। पहला क्वेश्चन इस यूनिट से बन सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ जो कोरोना काल में अपना कोर्स नहीं कर सके, अपना सिलेबस नहीं कर सके, कॉलेजों में पढ़ाई नहीं हो पाई, तो अपन उसको एज ए रिव्यू सरल तरीके से कम टाइम में उसको पूरा कोर्स कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए, वास्तव में आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। पहला क्वेश्चन, मौखिक अभिव्यक्ति से क्या तात्पर्य है, मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य क्या है और उसकी उपादेयता समझाइए। 3 क्वेश्चन मैंने डाल दिए इसमें, 3 प्रश्नों के उत्तर इतने से पेज में है, 3 प्रश्न। अब मौखिक अभिव्यक्ति है ना, नाम से स्पष्ट है, मौखिक अभिव्यक्ति, मुख से अभिव्यक्त करना किसी भी बात को। तो अर्थपूर्ण शब्द अर्थपूर्ण होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे शब्द बोले जिसका अर्थ नहीं हो। अर्थपूर्ण शब्दों के नियोजित, है ना, सुनियोजित होनी चाहिए शब्द भी, उल्टे सुल्टे नहीं, क्रमबद्धता होनी चाहिए। अर्थपूर्ण शब्दों के नियोजित व नियंत्रित और कंट्रोलेबल, है ना, कंट्रोल होना चाहिए। ऐसे विचारों को बोलकर यदि कोई प्रकट करता है तो वो मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है। शायद आपको याद हो गया होगा, फिर से दोहरा रहा हूं। अर्थपूर्ण शब्दों के नियोजित व नियंत्रित विचारों को बोलकर प्रकट करना, बोलकर प्रकट करना ही मौखिक अभिव्यक्ति है। शायद याद होगा, क्योंकि मौखिक वाला क्वेश्चन, मौखिक वाली यूनिट पढ़ रहे हैं, तो इसका कम से कम अपने को अर्थ तो आना चाहिए कि मौखिक अभिव्यक्ति क्या होती है। अगला, इसके उद्देश्य क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य, है ना, एम्स क्या है, क्या जरूरत है मौखिक अभिव्यक्ति करने की, या मौखिक अभिव्यक्ति क्या क्या उद्देश्य लेकर ये मौखिक अभिव्यक्ति होती है। नंबर 1, बालक शुद्ध और स्पष्ट, स्वाभाविक और प्रभावयुक्त वाणी से वार्तालाप व भाषण की क्षमता अर्जित कर सकेगा। मौखिक अभिव्यक्ति से क्या होगा, बालक शुद्ध, स्पष्ट, स्वाभाविक, है ना, शुद्ध होगी भाषा, स्पष्ट होगी, अपने नेचुरल वे में बोलेगा बालक, और प्रवाहयुक्त वाणी से वार्तालाप व क्षमता किसकी, भाषण की, ये अर्जित कर सकना पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य, आरोह अवरोह, है ना, भाषा में आरोह अवरोह होता है, भाषा में आरोह और अवरोह, किस शब्द को कैसे बोलना है, ये आरोह अवरोह बल अनुपात के साथ मौखिक अभिव्यक्ति कर सकेंगे। और अगला आता है, सहज भाव में अपनी बात प्रस्तुत कर सकेगा। बालक क्या करेगा, मौखिक अभिव्यक्ति से सहज अपनी बात प्रस्तुत कर पाएगा, है ना। तो 3 हो गए, भाषा बालक की स्पष्ट, शुद्ध, प्रभावयुक्त होगी, है, भाषण की क्षमता अर्जित हो जाएगी। एक आरोह अवरोह, यानी कि बालक में उतार चढ़ाव भाषा की वो ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। एक सहज भाव में बालक अपनी बात को प्रस्तुत कर सकेगा। चौथा, बालक में आत्मविश्वास व अवसरा अनुकूल भाषा शैली का बालक प्रयोग कर सकेगा।
किस अवसर पर बालक को कौन सी भाषा बोलनी है, हैं? तो अवसरानुकूल और आत्मविश्वास से भरी हुई भाषा शैली का प्रयोग बालक कर सकेगा। ये उद्देश्य हैं भाषा मौखिक अभिव्यक्ति के। सामाजिक साहित्यिक विषयों पर आयोजित वार्तालापों पर उचित भाषा का प्रयोग करेगा, है ना, कर सकेगा, ये उद्देश्य है। अगला, धन्यवाद, कृतज्ञता, संवेदना, बधाई आदि के लिए उपयुक्त भाषा का प्रयोग कर सकेगा। उपादेयता, उपादेयता मौखिक अभिव्यक्ति लिखित अभिव्यक्ति का मूल आधार है। फिर से बोल रहा हूँ, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मौखिक अभिव्यक्ति लिखित अभिव्यक्ति का मूल आधार है ना, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति लिखित अभिव्यक्ति का मूल आधार है। नंबर 1 उपादेयता। नंबर 1 मौखिक अभिव्यक्ति से क्या होगा भाई, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। नंबर 1 अधिगम की सरलता, हैं, मौखिक अभिव्यक्ति पढ़ने में, अधिगम में, हैं, सीखने में सरल है। दूसरा, अनुकरण व अभ्यास की उपलब्धता, अनुकरण कर सकेगा बालक, अभ्यास ये भी उपलब्ध है। तीसरा, कुशलता में सहायक है, बालक को यदि कुशल बनाना है तो उस कुशलता में सहायक है। स्पष्टीकरण में सरलता है, बालक अपनी बात को स्पष्ट यदि करना चाहता है तो वो लिखित की बजाय ज़्यादातर मौखिक अभिव्यक्ति से कर सकता है। पांचवा, वार्तालाप भाषा में कुशलता होनी चाहिए, है ना, वार्तालाप और भाषण में कुशलता प्राप्त होगी बालक को। रुचि में अभिवृद्धि होगी, बालक के इंटरेस्ट में अभिवृद्धि होगी। सातवां है सजीवता व भाव प्रदर्शन, बालक में मौखिक अभिव्यक्ति से सजीवता आएगी और वो अपना भाव प्रदर्शित कर पाएगा। आठवां है मानसिक व बौद्धिक विकास पर का साधन है। और नौवां है एकाग्रता व सक्रियता। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप याद कर लेना। दूसरा क्वेश्चन, मौखिक अभिव्यक्ति के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लेना आप, मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लेना, याद कर लेना। मौखिक अभिव्यक्ति के पहलू कौन कौन से हैं, है ना, वैसे तो 2 प्रमुख है, सुनना और समझना, है ना, लेकिन अब जैसे स्कूल की घंटी बजती है, ये अशाब्दिक मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है। नंबर 1 पहलू अनुभव का विस्तार, बालक को जितना अधिक अनुभव होगा वह उतना ही अधिक आत्मविश्वास के साथ अपनी अभिव्यक्ति दे सकेगा। अतः बालक को अधिक से अधिक सुनने व बोलने का अवसर देना चाहिए, है ना, अनुभव का विस्तार करना चाहिए। पहला पहलू बालक के अनुभव का विस्तार करना चाहिए। नंबर 2 विचार क्रमबद्धता, विचारों की अव्यवस्था से प्रस्तुति स्पष्ट नहीं हो सकती, अतः विचारों में बालक में क्रमबद्धता लाना। तीसरा, व्याकरण सम्मत शुद्ध भाषा का प्रयोग करवाना, शुद्ध उच्चारण, व्याकरण सम्मत वाक्य रचना के साथ समाज द्वारा मान्य शुद्ध भाषा का प्रयोग करवाना। जैसे गाय चिल्लाती है, उसके स्थान पर गाय रंभाती है। और उदाहरण दे सकते हैं, उसने अपनी दुकान बंद कर दी, समय हो गया, जबकि उसके कहना चाहिए कि उसने अपनी दुकान बढ़ा दी, यानी कि ये समाज द्वारा मान्य शुद्ध प्रयोग है। अगला क्वेश्चन, स्वाभाविक व स्पष्टता, मौखिक अभिव्यक्ति में बनावटीपन नहीं होना चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक बालक का जो स्वभाव है उसकी अभिव्यक्ति वो कर पाए और स्पष्टता ला पाए। प्रवाह, भाषा में प्रवाह होता है ना, आरोह अवरोह होता है, जो जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं। छठा, सशक्तता, इसमें श्रोता पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ता है ना। सशक्त, जितनी भाषा सशक्त होगी उतना ही जिसको वो सुनाना चाह रहा है श्रोता को, वो उतना ही उस पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा। अवसरानुकूलता, अवसर के अनुकूल प्रकरण का चुनाव कर वाणी का प्रयोग करता है, वो अवसर के अनुकूल, अवसरानुकूल। प्रभाव उत्पादकता, यानी प्रभाव देना, मौखिक अभिव्यक्ति का मुख्य उद्देश्य है वक्ता श्रोता तक अपना संदेश प्रभावी ढंग से पहुंचाए, है ना, प्रभावी ढंग से अपनी बात को श्रोता तक पहुंचाए।
ये 8 पहलू हैं, इनको याद कर लेना। अब आता है मौखिक अभिव्यक्ति से कौन कौन से लाभ हैं। कुछ छोटा प्रश्न बन सकता है। मौखिक अभिव्यक्ति से पहला फायदा, नंबर 1 अधिगम की सुगमता, है ना। मौखिक अभिव्यक्ति से क्या होगा, बच्चा जल्दी सीखेगा, अधिगम की सुगमता आएगी। नंबर 2 सजीव भाव का प्रदर्शन, उसे सजीवता आएगी। तीसरा मानसिक बौद्धिक विकास बालक का होगा, ये फायदा है। लिखित अभिव्यक्ति इससे हो पाएगी, क्योंकि मौखिक अभिव्यक्ति के बाद ही लिखित अभिव्यक्ति होती है, और बालक के रुचि में वृद्धि हो पाएगी। ये अपने 5 लाभ हैं, इनको अच्छी तरीके से आप याद कर लेना। चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, मौखिक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन आकलन कैसे करेंगे, है ना। यदि मौखिक अभिव्यक्ति है तो उसका मूल्यांकन कैसे होगा, उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे अपन, है ना। किसी भी बालक की मौखिक अभिव्यक्ति का इवैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। तो देखिए, नंबर 1 भाषा में मौखिक अभिव्यक्ति के मूल्यांकन हेतु विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है। जैसे मौखिक कार्य हो सकता है, लिखित कार्य आदि से हम किसी भी भाषा में मौखिक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन कर सकते हैं। नंबर 1 मौखिक, है ना, पहला मूल्यांकन मौखिक माध्यम से। इसके माध्यम से अभिव्यक्ति की क्षमता, विषय की समझ का मूल्यांकन करते हैं कि बालक में अभिव्यक्ति की क्षमता पैदा हुई कि नहीं हुई। जब बालक बोलेगा, मौखिक परीक्षा होगी, हैं, उसकी मुख से कुछ चीज़ें कहलवाई जाएगी, तो उससे अभिव्यक्ति की क्षमता का और विषय की समझ का मूल्यांकन करेंगे कि इस बालक को इस विषय के बारे में समझ विकसित हुई कि नहीं हुई, है ना। पहला मूल्यांकन मौखिक। दूसरा पाठ्य पुस्तक से कोई भी पृष्ठ देख लिया किताब का, और उसमें से हमने लिंग, वचन, विशेषण, मुहावरे आदि के बारे में प्रश्न पूछा, तो ये दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा मूल्यांकन कैसे करेंगे, चित्रावली, चित्र देखकर उसका रंग, उसका आकार और उसके कार्य आदि के बारे में प्रश्न पूछेंगे, तो बालक का पता चल जाएगा कि इसका मूल्यांकन सही तरीके से, या वो उस विषय को सही तरीके से बता पा रहा कि नहीं बता पा रहा। वर्ण सामग्री, शब्दों, वर्णों, मात्राओं का कार्ड समूह के सामने रख करके उससे प्रश्न पूछना, है ना। अब आता है प्रश्न पूछना, है ना। प्रश्न भी अपने आप में एक मूल्यांकन का तरीका है। अध्यापक प्रश्न करके मौखिक उत्तर प्राप्त कर सकता है। प्रश्न सरल होने चाहिए, छोटे छोटे व कक्षा स्तर के अनुसार होने चाहिए। 5वां क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट लगा देना आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौखिक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन हम आकलन किस प्रकार से करेंगे, है ना। मौखिक पाठ्य पुस्तक से, चित्रावली से, वर्ण सामग्री से और प्रश्नों से। अब है मौखिक अभिव्यक्ति का प्रथम चरण क्या है, तो घर की बोलचाल की भाषा। मौखिक घर की बोलचाल की भाषा। मौखिक अभिव्यक्ति के रूप कौन कौन से हैं, तो वार्तालाप से, वाद विवाद, भाषण, प्रवचन, ये सब मौखिक अभिव्यक्ति के रूप हैं। और चर्चा है, संवाद है, कविता पाठ है, घटना वर्णन है, आकलन के, ये अपने पास मौखिक अभिव्यक्ति के रूप हैं। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि इस विद्यालय के अंदर भाषण प्रतियोगिता करवाई जाती है, चर्चा होती है, संवाद होता है, कविता पाठ होता है। ये इससे बालक में क्या होता है, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। अब आता है आकलन के तरीके बताइए। आकलन कैसे कर सकते हैं भाई। बालक का आकलन व्यक्तिगत, एक बालक को केंद्रित रख करके, है ना, पहले की यूनिट में अपन पढ़ चुके हैं। व्यक्तिगत आकलन, एक बालक को केंद्र रख करके। सामूहिक में सभी बालकों का एक साथ, है ना। स्व आकलन, बालक खुद अपना आकलन करे, और सहपाठियों द्वारा आकलन का मतलब अपने एक बालक का आकलन दूसरा बालक करे, सहपाठियों द्वारा आकलन। तो यहीं पर अपनी ये यूनिट ख़त्म होती है। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरीके से आप याद कर लेना, समझ लेना। और आप लोगों का स्नेह मुझे कमेंट के द्वारा मिल रहा है, आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसमें अच्छा लगे तो कमेंट करें, अपने मित्रों तक ये पहुंचाएं, ताकि ये जो फ़ायदा आप लोगों को मिल रहा है
कि अपने अधिकांश क्वेश्चंस परीक्षा में आ रहे हैं, तो उन बच्चों को भी, आपके मित्रों को भी फ़ायदा मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल में बहुत बहुत आपने देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं।